हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी सुमन कक्षा 5 के लिए जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसे लेकर आए हैं। और उसमें आज हम करने वाले हैं अध्याय 16 को। अध्याय 16 को हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है उत्सर्ग। इससे पहले हमने अध्याय 15 तक सभी चैप्टर अपने चैनल पर डाल दिए हैं बच्चों। आपने अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल या प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे ही पाठ देख सकते हैं। और दूसरे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी आप पूरी खोल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अध्याय 16 उत्सर्ग। सबसे पहले हम पाठ का वाचन करेंगे। त्याग और तपस्या की धरती राजपूताना में जोधपुर से 8 कोस पूर्व दिशा में स्वर्णिम रेतीले धोरों से घिरा एक छोटा सा रमणीय गांव था खेजड़ली। खेजड़ी के पेड़ों की अधिकता के कारण ही इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ गया था। तो बच्चों, आपको पता ही है खेजड़ी वृक्ष जो है वो हमारा राज्य वृक्ष कहलाता है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो ये जोधपुर के आसपास में एक 8 कोस पूर्व दिशा में एक गांव था जिसका नाम ही खेजड़ली था, खेजड़ी वृक्षों के कारण। गांव की सुंदरता अनायास ही सबका मन मोह लेती थी। गांव के सभी लोग प्रेम से रहते और खेती बाड़ी करते हुए भाईचारे से अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करते। गांव के लोग प्रकृति और जीव जंतुओं से अगाध प्रेम करते थे। वे पर्यावरण प्रेमी संत गुरु जाम्भोजी के नियमों का पालन करते हुए ना ही स्वयं पेड़ काटते थे और ना ही किसी को पेड़ काटने देते थे। हिरण, मोर, गाय आदि तो निर्भीक होकर उनके खेतों और घरों में विचरण करते रहते थे, मानो प्रकृति साक्षात उस गांव में उतर आई हो। गांव के मुखिया रामोजी विश्नोई और उनकी धर्म पत्नी अमृता देवी सदैव लोगों की सेवा में लगे रहते थे। प्रकृति प्रेम और भाईचारे के लिए इस गांव की कीर्ति पूरे मारवाड़ अंचल में फैली थी। ठीक है ना, मारवाड़ क्षेत्र जो था, अंचल यानी जो क्षेत्र। यह बात सन 1730 की है, जब तत्कालीन जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने महल के निर्माण हेतु लकड़ी की तलाश शुरू की। सभासदों की सूचना पर मंत्री गिरधर दास के नेतृत्व में एक विशाल दल सेना सहित खेजड़ी काटने के लिए खेजड़ली गांव भेजा। मंत्री गिरधर दास ने खेजड़ली गांव में जाकर अपना शिविर लगाया तथा खेजड़ी काटने की तैयारी करने लगे। प्रातःकाल का सूर्योदय अपनी लालिमा से रक्तिम इतिहास की ओर संकेत कर रहा था, जिसे पढ़ पाना सीधे साधे लोगों की समझ से बाहर की बात थी। रामोजी खेत पर जाने की तैयारी में मशगूल थे तो अमृता दही बिलोने में व्यस्त थी। पक्षियों का कलरव और बिलोने की आवाज़ का मिश्रण एक मधुर प्राकृतिक संगीत का निर्माण कर रहा था। अमृता की तीनों पुत्रियां अणसी, रत्नी और भागू खेलती खेलती गांव के बाहर टीले पर पहुंची तो अचानक खेजड़ी पर चलते कुल्हाड़ों की आवाज़ ने उनका ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही वे धोरों के ऊपर पहुंची, अणसी के मुंह से आह निकली, अरे, ये लोग यहाँ खेजड़ी काट रहे हैं। रत्नी आगे बढ़ती हुई बोली, ये इतने निर्दयी कौन हो सकते हैं जो हमारी माता समान खेजड़ी काट रहे हैं। भागू बोली, हमें जल्दी से घर चलकर माँ को यह बात बतानी चाहिए ताकि समय रहते इन्हें रोका जाए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तीनों बहनें घबराई हुई सिर पर पांव रखकर घर की ओर भागी। हाँफते हुए जैसे ही दरवाजे में प्रवेश किया, रामोजी दौड़कर आए। अणसी दौड़कर अमृता की गोद में जा गिरी। अमृता कुछ समझ पाती इससे पहले ही रत्नी बोली, जंगल में राजा के लोग खेजड़ी काट रहे हैं। अगर समय रहते हमने कुछ नहीं किया तो सारी खेजड़ियाँ कट जाएंगी और गांव उजाड़ हो जाएगा। अमृता देवी ने अपने पति रामोजी का आह्वान करते हुए कहा, हमें चलना होगा। हमें जाम्भोजी द्वारा बताए गए नियम जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं घावे का पालन करना है। बिलोना छोड़कर अमृता और उनके पीछे रामोजी, भागू, अणसी तथा रत्नी जंगल की तरफ दौड़ पड़े। इसकी सूचना खेजड़ली गांव आसपास के गांवों में भी तेजी से फैल गई। आसपास के प्रकृति प्रेमी विश्नोई पंथ के अनुयायियों ने भी खेजड़ली गांव पहुंचने का प्रण कर लिया और जो जहां था वहां से खेजड़ली की ओर दौड़ पड़ा।
अमृता जंगल में पहुंची, जहां खेजड़ी पर कुल्हाड़ी चल रही थी। उन्हें रोकने का इशारा किया। इसका प्रतिकार करते हुए मंत्री गिरधर दास आगे आया। अमृता ने विनम्रतापूर्वक खेजड़ी नहीं काटने का आग्रह किया, परंतु मंत्री गिरधर दास ने अमृता की एक नहीं सुनी और सत्ता के नशे में चूर होकर राजाज्ञा का पालन करने की बात कही। सिपाही कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों को काटने के लिए उद्यत होते हैं। उसी समय सिंहनी के समान गर्जना करती हुई अमृता अपने पति और बच्चियों सहित आगे आती है। अमृता बोली, आवती करोड़ो मन में कोड़, रूख अमर रहे राक्षा, हुए न थासु होड़। ये कहती हुई अमृता पेड़ों से लिपट गई। सिपाही सिंहनी की गर्जना से सहम गए और पेड़ों की कटाई बंद करके सेनापति के पास पहुंचे। भंडारी यह सुनकर तिलमिला गया और अमृता के पास जाकर कहा, आप अपने घर जाइए, हमें सूर्यास्त होने तक सारे पेड़ काटने हैं। अमृता ने अपने अटल इरादे से प्रकट करते हुए कहा, यह खेजड़ी हमारी माँ है, हम सिर कटवा देंगे परंतु पेड़ नहीं कटने देंगे। अमृता देवी अपनी पुत्रियों और पति सहित पेड़ों से लिपट गई और सिपाहियों को ललकारा, खेजड़ी से पहले मेरी गर्दन पर वार करना होगा, अन्यथा ये खेजड़ी नहीं कटेगी। सैनिकों ने सबसे पहला वार अमृता की गर्दन पर किया और देखते ही देखते रामोजी, भागू, अणसी और रत्नी ने अपने बलिदान की गाथा लिख दी। रेगिस्तान की स्वर्णमयी धरती रक्त की धारा से लाल हो गई। अमृता के बलिदान से प्रेरित होकर उपस्थित नर नारियों ने हरी भरी खेजड़ियों को अपने गले लगाकर सर्वोच्च बलिदान का वर्ण किया। शक्ति, शौर्य और शांति के लिए विख्यात मरधरा पर एक के बाद एक 363 वृक्ष प्रेमियों ने वृक्षों से लिपटकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। विश्व में पेड़ों के लिए हुए इस पहले बलिदान के अवसर पर सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई, मानो वह शोक में डूब गया हो। प्रकृति, जीव जंतु सब शांत और स्तब्ध हो गए। वीरता और शौर्य के लिए जग प्रसिद्ध राजपूताना की धरती पर खून की नदियां बहने लगी। पेड़ों की रक्षा में किए जाने वाला यह अनूठा बलिदान जब राजा अभय सिंह के संज्ञान में आया तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस निर्दयी घटना पर पश्चाताप किया और विष्णुई बाहुल्य गांवों में हरे वृक्ष नहीं काटने का आदेश दिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए इस अनूठे बलिदान से प्रेरणा लेते हुए सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया। आज भी खेजड़ली गांव में 363 नर नारियों के बलिदान की याद में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल मेला भरता है। तो बच्चों, ये थी खेजड़ली गांव की कहानी जो बहुत ही दुख भरी है, जिसमें इतने सारे लोगों ने खेजड़ी को बचाने के लिए बलिदान कर दिया। तो बच्चों, आपको भी ये बात समझनी होगी कि जो हरे भरे पेड़ होते हैं वो हमारी शान होते हैं, हमारी जान होते हैं, क्योंकि सारी ऑक्सीजन हमें पेड़ों की बदौलत ही मिलती है। यदि पेड़ नहीं होंगे तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। ऑक्सीजन ख़त्म होने से हम श्वास नहीं ले पाएंगे और हम जब श्वास ही नहीं ले पाएंगे तो हम क्या करेंगे, जीवित ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे फिर। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक बच्चों, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और आप बच्चे लोग इस मुहिम को चला सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। सभी बच्चे संकल्प लें कि हम पेड़ लगाएंगे और उनकी सुरक्षा भी करेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसके जो शब्द अर्थ है, उत्सर्ग यानी बलिदान, रमणीय यानी अच्छा लगने वाला, निर्भीक यानी निडर, कलरव यानी पक्षियों के बोलने की आवाज़, उद्यत यानी तैयार, शोक यानी दुख, गाथा यानी कहानी या कथा, मध्यम यानी धीमी, पालनी यानी पारण करना, लीलो यानी हरा, घावे यानी काटना, आवती यानी आती हुई, करडो यानी बहुत सारा, कोड यानी प्रेम, रूख यानी वृक्ष, राक्षा यानी रखेंगे, होड़ यानी मुकाबला और थासु यानी आपसी। ठीक है। अब आपके आता है अभ्यास कार्य। सबसे पहले है, आओ बात करें। महाराजा के सामने लकड़ी की समस्या क्यों आई और इसका उन्होंने क्या समाधान निकाला। तो इसका उत्तर देखिए। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह को अपने महल निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए मंत्री गिरधर दास के नेतृत्व में एक दल को खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ काटने के लिए भेजा।
प्रश्न नंबर 2 है, अमृता देवी और ग्रामवासियों के सामने क्या समस्या आई, क्या उनका कोई अन्य समाधान भी संभव था, विचार करके अपने साथियों को बताइए। तो यहाँ उत्तर है, अमृता देवी और ग्रामवासियों के सामने अपने पूजनीय खेजड़ी के पेड़ों को कटने से बचाने की समस्या थी। वे गुरु जाम्भोजी के नियमों का पालन करते थे, जिसके अनुसार हरे पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए। इस समस्या का एक अन्य संभावित समाधान यह हो सकता था कि राजा को लकड़ी के लिए कोई और वैकल्पिक स्थान सुझाया जाता, जहां पेड़ उतने पवित्र या महत्वपूर्ण नहीं माने जाते थे। प्रश्न नंबर 3 है, अमृता देवी जब खेजड़ी के पेड़ों को काटने से रोकने गई तो किसने उसका साथ दिया। अमृता देवी के साथ सबसे पहले उनकी तीनों पुत्रियां अणसी, रत्नो और भागू और उनके पति रामोजी विश्नोई ने साथ दिया। बाद में खेजड़ली गांव तथा आसपास के 84 गांवों की 363 अन्य लोगों ने भी पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। प्रश्न नंबर 4 है, यदि अमृता देवी के स्थान पर आप होते तो क्या करते, चर्चा कीजिए। तो उत्तर है, यदि अमृता देवी के स्थान पर होते तो शांतिपूर्ण विरोध और संवाद के माध्यम से पेड़ों के महत्व को उजागर करने का प्रयास किया जाता। राजा अभय सिंह को यह समझाने की कोशिश की जाती कि ये पेड़ गांव के लोगों के लिए कितने पवित्र हैं और पर्यावरण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यदि शांतिपूर्ण तरीके से विफल हो जाते तो बलिदान का मार्ग चुना जाता, जैसा कि अमृता देवी ने किया, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ आपने किए ये 4 प्रश्न जो यहाँ दे रखे थे, ये सभी कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं आगे का प्रश्न, सोचो और लिखो। सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न क, जोधपुर के महाराजा को लकड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ पर हमको पता है उनके महल निर्माण के लिए, तो ब ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इसको यहाँ लिख दीजिए। खेजड़ली गांव में कितने वृक्ष प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो हमने अभी पढ़ा है 363 व्यक्तियों ने बलिदान दिया था, तो यहाँ पर हम ब ऑप्शन लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खेजड़ली गांव की भौगोलिक स्थिति कैसी थी। तो यहाँ हमने खेजड़ली गांव के बारे में पढ़ा है। खेजड़ली गांव जोधपुर से 8 कोस पूर्व दिशा में स्वर्णिम रेतीले धोरों से घिरा एक छोटा सा रमणीय गांव था। गांव खेजड़ी के पेड़ों की अधिकता के कारण ही इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ गया था। प्रश्न नंबर ख है, अमृता देवी के आह्वान पर कितने लोगों ने बलिदान दिया। अमृता देवी के आह्वान पर 363 नर नारियों ने बलिदान दिया। जब मंत्री गिरधर दास ने अमृता को पेड़ काटने से नहीं रोका, गिरधर दास को तब अमृता ने कहा, सर कट जाएं पर रूख रहे, और पेड़ से लिपट गई। इसके बाद गांव के 363 लोगों ने भी इसी सिद्धांत का पालन करते हुए एक एक करके अपने प्राणों का बलिदान दे दिए। यहाँ पर जो पहली लाइन दी है, जब मंत्री गिरधर दास ने अमृता को पेड़ काटने से नहीं रोका, यहाँ इसको थोड़ा सा सुधार करके लिखेंगे कि जब मंत्री गिरधर दास अमृता के कहने पर पेड़ काटने से नहीं रुका, ठीक है ना। अमृता देवी के कहने से, अमृता के कहने से यहाँ पे आ जाएगा, के कहने से, ठीक है ना। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर ग। खेजड़ली बलिदान की घटना का अब राजा को पता चला तो उन्होंने क्या निर्णय लिया। राजा अभय सिंह ने तत्काल मंत्री गिरधर दास को जोधपुर वापस बुला लिया और आदेश दिया कि आज से मारवाड़ अंचल में कोई भी व्यक्ति हरे पेड़ों को नहीं काटेगा, हरे वृक्षों को नहीं काटेगा और न ही किसी जीव जंतु को मारेगा। यह निर्णय उन्होंने अपने दरबारियों और मंत्री की बातें सुनकर लिया, जिन्होंने उन्हें बताया कि अमृता देवी और गांव वालों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए पेड़ों और जीवों की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया। अगला प्रश्न नंबर घ है, वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति पर विचार करते हुए पर्यावरण प्रदूषण से बचने के उपायों पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, जिसे निपटने के लिए कई उपाय किए जाने चाहिए। सबसे पहले है वृक्षारोपण। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्लास्टिक का कम उपयोग प्लास्टिक प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, इसलिए इसका उपयोग कम करना चाहिए और पुनर्चक्रण पर ध्यान देना चाहिए। जागरूकता,
लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। गैर पारंपरिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। जल संरक्षण, जल प्रदूषण को रोकने के लिए और पानी बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। अगला प्रश्न है, आपको कहानी का सबसे प्रेरक हिस्सा कौन सा लगा और क्यों? तो इसका उत्तर है, कहानी का सबसे प्रेरक हिस्सा अमृता देवी और गांव वालों का पेड़ों के लिए अपना जीवन बलिदान कर देना लगा है। यह हिस्सा इसलिए प्रेरक है क्योंकि यह प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। यह सिखाता है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इससे अगला प्रश्न है, महाराजा के सामने लकड़ी की समस्या क्यों आई? इसका उन्होंने क्या समाधान निकाला? महाराजा अभय सिंह के महल के निर्माण हेतु लकड़ी की आवश्यकता के कारण लकड़ी की समस्या आई। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने मंत्री गिरधर दास के नेतृत्व में एक विशाल दल सेना सहित लकड़ी काटने के लिए खेजड़ली गांव भेजा। अगला प्रश्न है, अमृता देवी और ग्रामवासियों के सामने क्या समस्या आई? क्या उसका कोई अन्य समाधान भी संभव था? विचार करके लिखें। अमृता देवी और गांववासियों के सामने राजा के सैनिक उनके गांव के खेजड़ी के पेड़ काटने आए थे, जिन्हें वे पूजनीय मानते थे और जिनसे वे बहुत प्रेम करते थे। इस समस्या का कोई अन्य समाधान संभव हो सकता था, जैसे कि बातचीत। गांव वाले राजा से मिलकर अपनी बात रख सकते थे, उन्हें पेड़ों के धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व के बारे में समझा सकते थे। अन्य स्थान, राजा को लकड़ी के लिए कोई अन्य स्थान ढूंढने का सुझाव दिया जा सकता था, जहां पेड़ कम हो या जहां लोगों की भावनाएं जुड़ी ना हो। पर्याय, लकड़ी के स्थान पर महल निर्माण के लिए अन्य सामग्रियों का उपयोग करने का सुझाव दिया जा सकता था। यह बलिदान की घटना प्रकृति प्रेम का एक अनूठा उदाहरण है, लेकिन शांतिपूर्ण समाधान भी संभव थे। अब है रचनात्मक प्रश्न। आपने जो कहानी पढ़ी है उसका नाम लेखक ने उत्सर्ग रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि लेखक ने इस कहानी का यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो यहाँ इसका उत्तर हम देखते हैं। लेखक ने इस कहानी का नाम उत्सर्ग इसलिए रखा होगा क्योंकि यह कहानी त्याग और बलिदान की एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में खेजड़ली गांव के लोग, विशेषकर अमृता देवी और उनकी 3 बेटियां, पेड़ों की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देते हैं, जिसका मतलब उत्सर्ग होता है। वे पर्यावरण प्रेमी संत गुरु जाम्भोजी के नियमों का पालन करते हुए पेड़ों को अपने बच्चों के समान मानते थे। जब राजा के सैनिक पेड़ काटने आए तो उन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। उनके इस महान त्याग और बलिदान को दर्शाने के लिए उत्सर्ग नाम पूरी तरह से उचित है। फिर प्रश्न नंबर 2 है इसका, यदि आपको इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो आप क्या नाम देंगे? तर्क सहित उत्तर लिखो। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, इस कहानी का एक अन्य नाम, उपयुक्त नाम खेजड़ली का बलिदान हो सकता है। यह नाम इसलिए उपयुक्त है क्योंकि कहानी का मुख्य केंद्र जोधपुर के पास स्थित खेजड़ली गांव है, जहां के निवासियों ने पेड़ों की रक्षा के लिए एक अभूतपूर्व बलिदान दिया था। यह नाम सीधे तौर पर घटना के स्थान और उसके महत्व को उजागर करता है। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे कहानी की एक पंक्ति दी गई है, इसे ध्यान से पढ़िए और विचार कीजिए। आपको इसका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार समूह में साझा कीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं घावे। ठीक है ना? तो यहाँ इसका उत्तर देखते हैं। जीव दया पालनी, रूख हिंगो नहीं धावे का अर्थ है सभी जीवों पर दया करनी चाहिए और पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह पंक्ति पर्यावरण प्रेमी संत गुरु जाम्बोजी के उन 29 नियमों में से एक है, जिसका पालन विश्नोई समाज के लोग करते हैं। इसका सार यह है कि प्रकृति के हर घटक, चाहे वह जीव हो या पेड़ पौधे, के प्रति दया और सम्मान का भाव रखना चाहिए। इस कहानी में गांव वालों ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार कर दिखाया है कि उनके लिए जीवों पर दया करना और पेड़ों की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण था, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान भी कुर्बान कर दी। फिर प्रश्न नंबर 4 है, इसको पढ़ लेते हैं। कहानी का सबसे रोचक हिस्सा आपको कौन सा लगा और क्यों? तो यहाँ इसका उत्तर है,
कहानी का सबसे रोचक हिस्सा वह क्षण है जब अमृता देवी और गांव की अन्य महिलाएं व पुरुष पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाते हैं और सैनिकों के कुल्हाड़ों के वार को सहते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। यह हिस्सा अत्यंत भावुक, प्रेरणादायक और बलिदान की पराकाष्ठा को दर्शाता है। यह दिखाता है कि प्रकृति के प्रति उनका प्रेम कितना गहरा था और वे अपने सिद्धांतों पर अडिग थे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़ी हो। अब आ जाती है भाषा की बात। मिलान कीजिए। नीचे कुछ विपरीतार्थक शब्द दिए हुए हैं लेकिन वे आमने सामने नहीं हैं। रेखाएं खींचकर विपरीतार्थक शब्दों के जोड़े बनाइए। तो यहाँ देखिए हमने बनाए हैं, प्रेम को मिलाया है घृणा से, सूर्योदय सूर्यास्त, गर्मी सर्दी, अर्थ अनर्थ, स्वीकृत अस्वीकृत, सहित रहित, हर्ष शोक, कायरता वीरता और अज्ञात ज्ञात। ठीक है, तो इस तरह से ये विलोम शब्द हो जाएंगे। अब आ जाते हैं मुहावरे। राजपूताना की धरती पर खून की नदियां बहने लगी। रेखांकित वाक्य में एक प्रसिद्ध मुहावरे का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है नरसंहार होना। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, प्रभावमयता उत्पन्न होती है एवं भाषा जीवंत और प्रभावशाली भी बन पा जाती है। कहानी में आए मुहावरों को छांटकर उनके अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कहानी में आए मुहावरे और उनके अर्थ और वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार है। सिर पर पांव रखकर भागना, अर्थ बहुत तेज भागना, और वाक्यों में प्रयोग है पुलिस को देखते ही चोर सिर पर पांव रखकर भागा। दूसरा है खून की नदियां बहना, यानी कि नरसंहार होना। वाक्य प्रयोग है युद्ध के मैदान में खून की नदियां बहने लगी। फिर तीसरा है मन मोह लेना, यानी कि अर्थ है इसका आकर्षित करना। वाक्य प्रयोग होगा गांव की सुंदरता ने सबका मन मोह लिया। फिर अगला है कीर्ति फैलना, यानी प्रसिद्ध होना। वाक्य प्रयोग है अपने अच्छे कार्यों के कारण महात्मा गांधी की कीर्ति पूरे विश्व में फैल गई। ठीक है, फिर है आहुति देना, यानी बलिदान देना, और वाक्य में प्रयोग करेंगे देश की रक्षा के लिए कई सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ठीक है, अब चौथा है विराम चिन्ह। नीचे दिए गए गद्यांश में विराम चिन्ह हटा दिए गए हैं, आप पुनः उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से लिखा है, मयंक और काजल स्कूल जा रहे थे, यहाँ कोमा आ जाएगा। तभी काजल का पैर कीचड़ से भरे गड्ढे में गया और काजल गिर पड़ी, फुल स्टॉप। मयंक बोला कोमा इन्वर्टेड कोमा, अरे कोमा ये क्या हुआ, यहाँ क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा बंद हो जाएंगे। काजल कराहते हुए उठी और बोली, कोमा आ जाएगा यहाँ वापस और यहाँ इन्वर्टेड कोमा आ जाएंगे, मैं तो सामने झाड़ी पर बैठी तितली देखने लगी और पता ही नहीं चला कि कब गड्ढा आया और गिर पड़ी। फिर यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। सारे कपड़े खराब हो गए, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा बंद हो जाएगा और आश्चर्यवाचक चिन्ह लग जाएगा। मयंक ने कहा कोमा चलो कोमा अब पहले इस गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं, नहीं तो कोई और भी गिर सकता है। दोनों दोस्त मिलकर गड्ढे को भर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे फुल स्टॉप कोमा लगा दिए हैं, आप इस अनुसार लगा सकते हैं। यह भी करें। कहानी में अमृता देवी और मंत्री गिरधर दास की बातचीत संवादों के रूप में दी गई है। यह भी बताया गया है कि इन दोनों के बीच संवाद कैसे हुए। अपनी कक्षा समूह के साथ मिलकर तैयारी कीजिए और कहानी के संवादों को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। यह गतिविधि कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए है, इसलिए आपको अमृता देवी और जोधपुर के मंत्री गिरधर दास भंडारी, जो राजा अभय सिंह के आदेश पर पेड़ों को काटने आए थे, के बीच होने वाले संभावित संवाद का एक ड्राफ्ट मंचन मतलब स्क्रिप्ट देना है, करना है और दिखाना है। आप इस स्क्रिप्ट को अपने कक्षा में ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं और इसे नाटकीय भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर संवाद अमृता देवी और मंत्री गिरधर दास। पात्र है अमृता देवी की जड़ली गांव की विश्नोई महिला, गिरधर दास भंडारी जोधपुर महाराजा अभय सिंह का मंत्री और दल का मुखिया। सैनिक 1 और 2, मंत्री के साथ आए सैनिक, गांव वाले विश्नोई समुदाय के ग्रामीण। दृश्य खेजड़ली गांव का जंगल, खेजड़ी के हरे भरे पेड़ खड़े हैं। मंत्री गिरधर दास अपने सैनिकों के साथ कुल्हाड़ी लेकर प्रवेश करते हैं।
और संवाद की शुरुआत हो जाती है। गिरधर दास भंडारी कहते हैं सैनिकों से जोर से, सुनो, महाराजा का आदेश है, हमें किले के लिए चूना पकाने हेतु तुरंत लकड़ियां चाहिए। इन हरे भरे जंगल खेजड़ी के पेड़ों को काटना शुरू करो, देरी नहीं होनी चाहिए। सैनिक कुल्हाड़ियां उठाते हैं और पेड़ की ओर बढ़ते हैं। उसी क्षण अमृता देवी अपनी तीनों बेटियों के साथ सामने आ जाती है। अमृता देवी दृढ़ता से कहती है हाथ फैलाकर, ठहरो, एक भी कुल्हाड़ी इन पेड़ों पर नहीं चलेगी। गिरधर दास के भंडारी कहते हैं झुंझलाते हुए, कौन हो तुम और बीच में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हट जाओ रास्ते से, हम राजा के सेवक हैं और यह राजा का काम है। अमृता देवी कहती है, मैं इसी गांव की रहने वाली अमृता हूँ। ये पेड़ केवल पेड़ नहीं, हमारा जीवन है, हमारा धर्म है। विष्णोई धर्म में हरे पेड़ काटना महापाप है। गिरधर दास भंडारी के हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा धर्म? हमारा धर्म है राजा का आदेश मानना। हमें बहुत सी लकड़ी चाहिए, तुम जानती हो ना, राजा के नहीं महल का काम चल रहा है। अब ज़्यादा बात मत बनाओ और हमें अपना काम करने दो। तो अमृता देवी कहती हैं, ये पेड़ हमारे पूर्वजों की विरासत है, इन पेड़ों को हमने अपने बच्चों की तरह पाला है, मैं तुम्हें इन्हें छूने भी नहीं दूंगी। तो सैनिक एक क्रोध से कहता, ए महिला, तू राजा के काम में बाधा डाल रही है, चुपचाप हट जा वरना। तो अमृता देवी कहती है, वरना क्या, तुम मुझे मारोगे? वह तेजी से एक बड़े खेजड़ी के पेड़ को गले लगा लेती है। सुनो, मैं इस पेड़ से लिपटी रहूंगी, अगर तुम्हें काटना है तो पहले तुम्हें मेरी गर्दन काटनी होगी। बलिदान का संकल्प। गिरधर दास भंडारी आंखों में गुस्सा दिखाते हुए, यह मूर्खता है, राजा के आदेश की अवहेलना का नतीजा बहुत बुरा होगा। एक मामूली पेड़ के लिए तुम अपनी जान गंवाना चाहती हो? अमृता देवी गर्व और शांति से कहती है, यह मामूली पेड़ नहीं है, यह हमारा जीवन दाता है। हमारे गुरु जम्बेश्वर ने हमें 32 नियम दिए हैं और इन पेड़ों की रक्षा उनमें सबसे ऊपर है। सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात सिर काट कर भी यदि पेड़ बचता है तो यह सौदा सस्ता है। गिरधर दास भंडारी चीखते हुए कहते हैं, बहुत हो गया सैनिकों, पहले इस औरत को हटाओ और अगर यह नहीं हटती है तो इसे भी कुल्हाड़ी चलाने का वो इशारा कर देते हैं। अमृता देवी की तीनों बेटियां आंसू, रत्नी और भागू, अलसी, रत्नी और भागू, वे भी तुरंत पेड़ों से लिपट जाती हैं। गांव के अन्य लोग भी दौड़ कर आते हैं। गांव वाला जोर से कहता है, हम भी अपने पेड़ों की रक्षा करेंगे, एक एक पेड़ हम के लिए हम एक एक जान देंगे। गिरधर दास भंडारी के हैरान और घबराया हुआ हो जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है, इतनी जिद? ठीक है, अगर इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो शुरू करो। सैनिकों का आदेश मिलते ही वे पहले अमृता देवी और उसकी बेटियों पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, फिर पेड़ काटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, गांव वाले कहते हैं, जय जम्बेश्वर और खेजी के पेड़ों की जय हो के नारे लगाते हुए पेड़ों से चिपक जाते हैं। रक्तपात देखकर मंत्री गिरधर दास घबरा जाता है। गिरधर दास भंडारी आत्मगत, हे भगवान, यह तो भारी पाप हो गया, 363 लोग, यह तो पागलपन है, हम और लकड़ी नहीं काट सकते, वापस चलो। गिरधर दास भंडारी सैनिकों के साथ घबराकर वहाँ से भाग जाता है और पर्दा गिर जाता है। ठीक है ना, तो ये एक नौटंकी हमने तैयार करके आपको दी है। इस तरह से आप अपने स्कूल में इसको नौटंकी को खेल सकते हो, कर सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ में बच्चों आपका यह पाठ भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद।